हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित नागर है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डीवी क्लासेस में। तो आज जो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके चैप्टर 9 को देखेंगे और जो कि है आपका क्या ग्लोबलाइजेशन। इसमें जो है टोटल हम 10 एमसीक्यू लेंगे सिर्फ, और ये जितने भी एमसीक्यू होंगे ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से 4-5 जो एनसीईआरटी के हैं ऑलमोस्ट सारा कुछ उन्होंने ही कवर कर रखा है। तो यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू की जो क्वालिटी है उस पर ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं देना है, क्योंकि एक एमसीक्यू में से ही मैं यहाँ पर 3-4 आपके जो है आंसर बता देता हूँ। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्किप ना करें और एक एक चीज को देखें। और आपने कितना स्कोर करा 10 में से, कितना आपने स्कोर करा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं WSF। तो WSF की आपको फुल फॉर्म बतानी है, क्या है? वर्ल्ड सिक्योरिटी फोरम, बी आपका वर्ल्ड सोसाइटी फोरम, डी आपका वर्ल्ड सोशल फोरम या डी नन ऑफ द अबव। तो WSF का क्या है, फुल फॉर्म क्या है वो आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर अगर आप देखोगे वर्ल्ड सोशल फोरम। तो ये WSF देखिए बेसिकली ये ग्लोबलाइजेशन का जो एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उसके लिए ही जो है ये बनाई गई थी। तो WSF जो है आपका वर्ल्ड सोशल फोरम जो है ये सोशली जो लोगों को जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हानि पहुंची है किसी भी तरीके से, आपका कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, तो वो इस वजह से ये जो है ये काम करती है, उन मुद्दों को उठाती है जो और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं उठाती। सेकंड अपना क्वेश्चन देखते हैं। दी फर्स्ट WSF मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डैश। तो आपको बताना है फर्स्ट मीटिंग जो थी WSF की तो वो कहां पर हुई थी। ऑप्शन यहां पर देखते हैं, ए ब्राजील 2001, बी रशिया 2001, सी चाइना 2001 और डी USA 2001। तो कब हुई है ये आपको बतानी है। राइट आंसर अगर आप देखोगे ब्राजील में आपके क्या है WSF की जो है मीटिंग हुई है। और एक और चीज याद रखना कि 2018 में जो आपकी रिसेंटली इनकी मीटिंग हुई है वो भी आपकी कहां पर हुई है, आपकी ब्राजील में ही हुई है। तो ये चीज याद रखना। और फोर्थ मीटिंग जो हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी, वो इंडिया में हुई थी, और इंडिया में आपका कहाँ, मुंबई में हुई थी। तो ये चीज को भी एक तरीके से याद रखना है कि इंडिया में कहाँ हुई और फर्स्ट कब हुई, और 2018 में जो रिसेंटली मीटिंग हुई है वो भी आपका ब्राजील में ही हुई है। तो ये चीज को आप जो है याद रखना। थर्ड अपना क्वेश्चन देखते हैं WTO। तो WTO की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन अगेन बार बार पूछता है ये, तो इसलिए मैंने ये रखा है। ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी आपका वर्ल्ड ट्रॉपिकल ऑर्गेनाइजेशन, सी आपका वर्ल्ड टॉक ऑर्गेनाइजेशन और डी आपका नन ऑफ द अबव। तो क्या फुल फॉर्म है वो आप इसको बताएं। राइट आंसर देखेंगे आप तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका इसकी फुल फॉर्म है और ये उसका लोगो है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है बेसिकली क्या काम करता है। तो बिजनेस से रिलेटेड जो है वो सारी चीज जो है जो ट्रेड से, सॉरी, जितने भी ट्रेड बिजनेस में ही आगे वो भी ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारा कुछ देखता है आपका कौन सा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ अपने देखते हैं, व्हेन NEP वाज अडॉप्टेड इन इंडिया। देखिए NEP का फुल फॉर्म है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसको राव मनमोहन पॉलिसी भी बोल देते हैं आपकी, मतलब कि मनमोहन साहब जो है ये लाए थे। तो कौन से, उसमें देखिए एक हिंट भी दे दिया अब मैंने। तो राव मनमोहन साहब जी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज या इसको बोल देते हैं LPG रिफॉर्म्स आपका। तो ये कब आया था इंडिया में वो आपको बताना है। ए 1990, बी 1991, सी आपका 1992, डी आपका 1993। तो कौन से ईयर में आया था वो आपको बताना है। राइट आंसर अगर देखिए आप देखोगे तो 1991 में हमने ये पॉलिसी अपनाई थी, NEF। तो NEF की पूछ लेगा या LPG रिफॉर्म की बात कर देगा, तो इन दो का पूछना ज्यादा एक तरीके से हो सकता है। राम मनमोहन तो काफी डीप में चले जाएगा। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज या LPG जो रिफॉर्म थे आपके वो लाए गए थे कब, 1991 में। हमने लिबरल हो गए थे, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दे दिया था, और आपका क्या है ग्लोबलाइजेशन की बात तो करता ही है। तो ये तीनों चीज हुई थी आपके 1991 में। फिफ्थ अपना क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन। तो मतलब आपके उदारीकरण की जो आपकी क्या है अर्थ क्या है आपको वो बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं कि ए रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन। सरकार को जो है आपके जो कंट्रोल रहते हैं काफी चीजों में रिस्ट्रिक्शन करता है तो उसको क्या है कम करना। बी आपका पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब पॉलिसीज जो है बनाने की, ऐसी
प्लान डिसइन्वेस्टमेंट वाली एक तरीके से, वो बोल रहा है। सी आपका क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन अमंग द इकोनॉमिक, मतलब आपका अर्थव्यवस्था जितनी भी है दुनिया की उन सबको क्या है एक साथ लाना। डी कॉम्पिटेटिव मार्केट, मतलब मार्केट में प्रतिस्पर्धा जो है एक तरीके से बढ़ाना। तो इन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर है? अगर देखें मीनिंग अगर बताएगा तो वो है ए, कि रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल। कहां पर? जितने भी आपके देखिए एलपीजी रिफॉर्म भी मैंने अभी बात करी, तो लिबरल हुए हम किसके प्रति? जो इंडस्ट्रीज थी। अब इंडस्ट्रीज भाई अब किसी देश में लगती है तो इंडस्ट्रीज को लगने के लिए लिबरल होना पड़ेगा किसको? गवर्नमेंट को। यानी कि जो अब मैं ऐसा कहूँ ऑफिस से ऑफिस घुमाता है, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फॉर्म भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपको यहाँ से अभी अप्रूवल लाना है, वहां से अप्रूवल लाना है, तब जाके आपके क्या लगेगी यहाँ पर एक इंडस्ट्री, एक उद्योग आप लगा पाओगे। इस चीज को खत्म करना, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है उसको जो है कम से कम रखना, रिस्ट्रिक्शन को कम से कम करना, ऑफिस वर्क को कम से कम करना, ताकि इंडस्ट्रीज जो है, जो भी इंडस्ट्रीज हो, कोई बिजनेस हो, स्टैब्लिश करना चाहे कोई बाहर से कोई आ रहा है यहाँ पर। अब ऐसा नहीं कि वो बाहर से आ रहा है ऑफिस ऑफिस घूम रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो नेगेटिव एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, और फिर आगे इन्वेस्टमेंट जो है आप ये कह सकते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होती उस देश में। तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग ये है, प्राइवेटाइजेशन का आपका प्राइवेट जो सेक्टर को बढ़ावा दे। ग्लोबलाइजेशन का तो आपने ये चैप्टर में पढ़ा ही है, और आगे हम ग्लोबलाइजेशन का और अच्छे से मीनिंग देखेंगे। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, अपना स्कोर कमेंट करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे जो भी मेरे वीडियो होगी लेटेस्ट वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है यहाँ पर देखते हैं। एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चन हैं और काफी आप ये कह सकते हो अच्छा है, इनका एक तरीके से लेवल है। अब आप कहोगे सर आप तो हर उसमें कहते हो कि इसका अच्छा लेवल है, लेकिन अगर आप देखोगे एनसीईआरटी के जो बैक साइड हो क्वेश्चन जनरली बच्चा छोड़ देता है। बहुत अच्छे जो है क्वेश्चंस बनाए हुए होते हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, यानी कि आप बोर्ड एग्जाम में आप उन क्वेश्चंस को या उनसे जो इजी क्वेश्चन आएंगे वो आप कर सकते हो। Which of these statement are true about globalization? ग्लोबलाइजेशन का जो है आपके कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू है, सत्य है, तो वो आपको बताना है। ग्लोबलाइजेशन इज ए प्योरली एन इकोनॉमिक फेनोमिना, मतलब जो वैश्वीकरण है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो प्योरली मतलब इकोनॉमिक, आप ऐसे कहते हैं इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र से ही आपका क्या है डील करती है और किसी से नहीं करती। बी आपका ग्लोबलाइजेशन बिगिन 1991, 1991 में जो है ग्लोबलाइजेशन की जो है शुरुआत हुई थी। ग्लोबलाइजेशन इज द सेम थिंग एज द वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न जो नाइजेशन है उसके जैसा ही ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण है। ये बात सही है या गलत है वो आपको बताना है। ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल फेनोमिना, ये एक आप ये कह सकते हो बहुआयामी आप ये कह सकते हो फेनोमिना है ग्लोबलाइजेशन। तो अब इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आपको बतानी है। सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, बाकी जो है आप ये कह सकते हो कि गलत है। यहाँ पर देखोगे ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल फेनोमिना, ये स्टेटमेंट सही है। देखिए ग्लोबलाइजेशन जो है 1991 में शुरुआत हुई थी, आप कंफ्यूज मत हो जाना इंडिया को लेकर, ये ऐसा नहीं है कि 1991 में शुरुआत हुई। ग्लोबलाइजेशन प्योरली इन इकोनॉमिक फेनोमिना, भाई सिर्फ इकोनॉमिक की बात नहीं करता है, हमने उसमें देखा था, अगर आपने किताब पढ़ी होगी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर, ठीक है ना, सोशल भी है, लेकिन आप वहां पर आपने सिर्फ 3 पढ़े होंगे। तो ये जो चीज है ये सिर्फ एक इकोनॉमी से जुड़ी हुई नहीं है, आपका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल ये सारे के सारे फैक्टर है। ग्लोबलाइजेशन इज द सेम थिंग एज ए वेस्टर्नाइजेशन, नहीं ऐसा भी नहीं है, ग्लोबलाइजेशन का अलग मीनिंग है और वेस्टर्नाइजेशन का अलग मीनिंग है। तो राइट जो है डी हो जाता है आपका। 7th, विच स्टेटमेंट आर ट्रू, अगेन बोल रहा है अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पर आप क्या बोल रहा है कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है उसके संदर्भ में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है, उसका जो प्रभाव पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का पूरी दुनिया पे उसकी बात कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, ए ग्लोबलाइजेशन हैज बीन अनइवन इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेट एंड सोसाइटी। तो ये क्या बोला है, वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो स्टेट, राज्यों में, सोसाइटी यानी कि आपका समाज में अलग अलग तरीके से जो इसका प्रभाव पड़ा है। बी बोल रहा है ग्लोबलाइजेशन हैड ए यूनिफॉर्म इम्पैक्ट ऑफ ऑल स्टेट एंड सोसाइटीज, बोल रहा है कि जैसे फर्स्ट में कहा, क्या कहा कि सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है, इसमें क्या बोल रहा है सब पे एक जैसा ही प्रभाव पड़ा है। जितने भी राज्य यहाँ पर स्टेट की बात करता है, कंट्री से, ये चीज याद रखना। तो जितनी सोसाइटी है, स्टेट है, वो सब जो है एक तरीके से यूनिफॉर्म, उसमें मतलब कोई
समान प्रभाव पड़ा है, अलग नहीं पड़ा है। सी अपना क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन कन्फर्म टू द पॉलिटिकल स्फीयर, मतलब सिर्फ आप ये कह सकते हो, मैं कह दूं राजनीतिक क्षेत्र तक ही आपका ये सीमित है ना, कि राजनीतिक क्षेत्र तक की बात करता है ये, और किसी चीज की बात नहीं करता है कि ये चीज सही है गलत है। ग्लोबलाइजेशन इज इनएविटेबली रिजल्ट ऑफ कल्चर होमोजेनिटी, तो ये इन चारों में से, इसका मीनिंग मैं अभी आपको बताता हूं क्या है। तो इन चारों में से आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आपको बतानी है। राइट आंसर आपका क्या, ग्लोबलाइजेशन हैज बीन अनइवन इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेट एंड सोसाइटीज, मतलब वैश्वीकरण का देखिए अगर प्रभाव जो है ना सब पे अलग अलग पड़ा है, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, सब पे अलग अलग पड़ा है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का अगर एक देश में जैसा इम्पैक्ट पड़ा है दूसरे में वही है, किसी के लिए अच्छा रहा है ग्लोबलाइजेशन, किसी के लिए बेकार रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पर क्या बोल रहा था, यूनिफॉर्म, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो ही जाती है। यहाँ पर क्या बोल रहा था, सिर्फ पॉलिटिकल उससे चीजों से डील करता है, जैसे हमने पहले देखा इकोनॉमिक से वो बोल रहा था, तो जहां पर सिर्फ ओनली ये आ जाए कि सिर्फ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, तो उसको काट देना है। अगर दोनों तीन चीज दे रखे तो ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इनएविटेबली रिजल्ट इन आपका कल्चर होमोजेनिक, वैश्वीकरण अनिवार्य रूप से सांस्कृतिक समरूपता का परिणाम है। क्या बोल रहा है कि देखिए आपका इसको, वैसे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको बताऊंगा, ये शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है, वहां पर इसको अच्छे से आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। 8th क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखते हैं, आपका क्या है, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अभी हमने देखा मीन उसके एक तरह ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में कौन सा वो, फिर हमने देखा प्रभाव, उसका इम्पैक्ट, अब देखा कॉजेस आपके जो एक तरीके से आपके कारण जो है ग्लोबलाइजेशन के जो है वो कौन सी चीज उसमें सही है और कौन सी गलत है। टेक्नोलॉजी इज एन इम्पैक्ट कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के, मतलब प्रौद्योगिकी, मतलब जो आपका टेक्नोलॉजी है वो एक इम्पोर्टेंट कॉज है आपका ग्लोबलाइजेशन का। बी आपका ग्लोबलाइजेशन इज ए कॉज्ड बाय ए पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पीपल, ग्लोबलाइजेशन जो है क्यों हुआ है, सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और लोगों की वजह से। सी आपका ग्लोबलाइजेशन ओरिजिनेटेड इन द यूएस, जो ग्लोबलाइजेशन है वैश्वीकरण है वो कहां पर ओरिजिनेट हुआ है, आपका यूएसए में हुआ है। डी आपका इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अलोन कॉजेज ग्लोबलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंस किसका, इकोनॉमी का है, तो जिसकी वजह से देखिए अलोन की बात कर देता है, तो आप समझ गए होंगे अब यहाँ अकेले की बात करेगा जहां पर वो गलत है। तो कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन से फॉल्स है, यानी कि गलत है। राइट आंसर अगर आप देखोगे, टेक्नोलॉजी इज ए इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब जरा यहाँ एक थोड़ी सी बात को समझिए, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण जो है अभी से शुरू नहीं हुआ है, ये जो है आप ये कह सकते हो कि ये इतिहास में इसका बहुत बड़ा रहा है। अब हम क्या देख भाई, सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या कभी आपने सुना हो कि भाई प्राचीन काल से ही हम जो है अपनी चीजों का आदान प्रदान करते हैं, हम एक वस्तु, एक गुड, एक जगह से एक प्रोडक्ट दूसरी जगह जाता गया है, लोग भी जाते गए हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो है नया नहीं है, एक चीज को याद रखना। और ग्लोबलाइजेशन का अगर आप बुक में मीनिंग देखोगे तो बोलेगा फ्लो, ग्लोबलाइजेशन का क्या है मीनिंग, फ्लो। अब फ्लो किस चीज का, प्रवाह, हिंदी में प्रवाह किस चीज का बोलेगा, क्या, मनी का, पैसों का। फिर क्या बोलेगा, गुड्स का, यानी कि आपके जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं आपके उसका। फिर तीसरा आपका क्या बोलेगा, पीपल, यानी कि लोगों का। चौथा आपका किसका, आइडियाज का। तो ये जो है आपके चार चीजें हैं जो ये फ्लो कर रही हैं, और इन चारों के फ्लो को ही आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ये आपने मीनिंग उसमें पढ़ा होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, ए हम अपना ऑप्शन देखते हैं, टेक्नोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए प्रौद्योगिकीकरण जो है वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण क्या है, कारण रहा है। अब मैंने क्या कहा, प्राचीन काल से ही आपका क्या है वैश्वीकरण था, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से आप ये कह सकते हो कि मनी, पैसों का, आप देखते हो ना आज आप पेटीएम करते तो कहीं ना कहीं से एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, गुड्स आपके प्रोडक्ट्स जो है आपके, है ना, प्रोडक्ट्स आपके एक जगह से दूसरी जगह आपके कितने इजीली मूव कर जाते हैं, बड़े बड़े शिप्स है, कंटेनर्स है, लोग प्लेन वगैरह से जाते हैं। और आइडियाज का जो होता है वो तो मनी और इन सबसे ज्यादा तेज होता है। किसी का कोई आइडिया है, कोई कुछ है, वो कहीं फेसबुक पे बोल देगा, कोई व्हाट्सएप पे कोई वीडियो बना देगा यूट्यूब पे और अपलोड कर देगा, कुछ भी जो चीज होगी उसका आइडियाज जो है बहुत जल्दी फैलेंगे, उस आदमी की विचारधारा बहुत जल्दी फैलेगी, कोई एक कम्युनिटी की विचारधारा बहुत जल्दी फैलेगी। तो ये चारों चीज के फैलने का
और इनका स्पीड इन चीजों में आने का रीजन एक ही है, आपका क्या, टेक्नोलॉजी। तो इस चीज को याद रखना, दूर से दूर तक आप जो है इस चीज को याद नहीं रखोगे। टेक्नोलॉजी आप ये कह सकते हो कि 1800 के बाद ही टेक्नोलॉजी का खूब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से हुआ है, उससे जो है काफी 1800 के बाद ही बड़ी बड़ी आपकी इंडस्ट्रीज आप ये कह सकते हो लगनी शुरू हो गई, इंडस्ट्रीज लगने शुरू हो गई, तो टेक्नोलॉजी अपना आप ही एडवांस होने लग गई। तो काफी डीप चला गया मैं इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको ग्लोबलाइजेशन का पूरा मीनिंग आपको इसमें समझ में आ गया होगा। 9th अपना क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। अगेन पूछ रहा है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कौन सी ट्रू है। ग्लोबलाइजेशन इज ओनली अबाउट मूवमेंट ऑफ कमोडिटी। देखिए जहां पर ओनली अलोन वर्ड आ जाए आप समझ जाओगे कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज, की मतलब ऑप्शन सॉरी ए को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि क्या बोल रहा है आपका, कि जितना भी आपका जो कमोडिटीज आपके मतलब वस्तुएं हैं उनका जो मूवमेंट है सिर्फ उससे जुड़ा हुआ है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। दूसरा क्या बोल रहा है कि वैल्यूज जो है आपकी विचारधाराएं हैं, आपके जो मूल्य है वो कन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं वैश्वीकरण में। सी क्या बोल रहा है आपका, सर्विसेज आर द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहां सॉरी इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि बोल रहा है कि सर्विस सेक्टर जो है आपका वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपका किसमें, ग्लोबलाइजेशन में। डी आपका क्या बोल रहा है, ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। क्या बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वर्ल्ड वाइड जो है इंटरकनेक्टेड, सबको जोड़ के रखता है, दुनिया में परस्पर जो है आपका संबंध जो है बना हुआ है उसको रखता है। तो इन चारों में से कौन सी ट्रू है, तो दो तो आप काट ही दोगे। कौन कौन सा, एक ओनली की बात करी थी मैंने तो उसको आप काट दोगे। एक सर्विसेज आर इनसिग्निफिकेंट पार्ट, मतलब सिर्फ सर्विसेज जो है कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं करता भैया, गुड्स एंड सर्विसेज तो आता ही आता है, तो ये भी आप काट दोगे। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व ए कन्फ्लिक्ट वैल्यूज, अभी मैंने कहा विचारधाराओं की जो बात करता है भैया, टकराव होता है, अलग अलग आपके उनके मूल्यों का जो है टकराव होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। सही क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, सबको जोड़े हुए हैं ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। 10th क्वेश्चन, और जो मैंने बोला था वहां पर कि मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा वो इस क्वेश्चन में आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर फॉल्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की दोबारा आपको बतानी है, पर इसमें ट्रू नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा है, फॉल्स, मतलब कौन सी गलत है। इसमें देखिए दो बात करेगा, एक एडवोकेट और एक क्रिटिक्स, मतलब एक जो ग्लोबलाइजेशन के जो साथ रहते हैं और एक जो ग्लोबलाइजेशन के साथ नहीं रहते हैं, तो उसकी बात करेगा ना। क्रिटिक्स आलोचक जो होते हैं, आलोचना जो करते हैं, क्रिटिसाइज जो करते हैं उसको क्रिटिक्स जो है बोल देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए अपना ऑप्शन देखते हैं, एडवोकेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट द इट विल रिजल्ट इन ए ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोला है एडवोकेट, जो क्या बोले ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो क्या है एक इकोनॉमिक आप कह सकते हैं ग्रोथ काफी हो गई है, ये आर्ग्यू करते हैं। क्रिटिक्स बोलते हैं कि भैया वो क्या आर्ग्यू करते हैं कि आपका ये जो रिजल्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का वो इकोनॉमिकली डिस्पैरिटी जो है एक तरीके से लाती है, असमानता लाती है, आर्थिक रूप से पूरा हर उसमें अलग अलग जो है समानता ला रही है, समान नहीं है यहाँ पर, जैसा एडवोकेट बोल रहे हैं, क्रिटिक बोल रहे हैं समानता ला रही है। सी अपना देखते हैं, एडवोकेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट द इट विल रिजल्ट इन कल्चरल ह्यूमनाइजेशन। तो इसका भी मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, अभी यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन देखते हैं। डी क्या बोला है, क्रिटिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट विल रिजल्ट इन कल्चरल ह्यूमनाइजेशन। तो ये इन चारों में से आपकी स्टेटमेंट कौन सी फॉल्स है वो आपको बतानी है। राइट अगर यहाँ पर आंसर हम देखते हैं तो वो ये आपका है डी। जरा हम पहले इनको देखते हैं, एडवोकेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट विल रिजल्ट ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई यहाँ ये स्टेटमेंट सही है। क्या है कि जो ग्लोबलाइजेशन के साथ है, साथ खड़े हैं, वो कहते हैं वैश्वीकरण अच्छा है, वो क्या बोलते हैं कि ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, सभी की सब खुशहाली से जो है जी रहे हैं, वो वाली बातें करते हैं। तो एडवोकेट जो साथ में वो तो सही बोलेंगे। क्रिटिक्स बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, डिस्पैरिटी जो है आ गई है, कोई अमीर का अमीर हो गया देश, कोई गरीब का गरीब रह गया है, ये चीज है, तो ये बोलते हैं। तो ये भाई क्रिटिक्स की वाली बात भी सही है। एडवोकेट क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट विल रिजल्ट इन ए कल्चरल ह्यूमनाइजेशन। देखिए ये होता क्या है इसमें, कल्चरल ह्यूमनाइजेशन में आप इस एग्जांपल को समझिए। आज आप जो है हॉलीवुड मूवीज देखते हैं,
अब हॉलीवुड मूवीज अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में जो है फैली हुई है, सबको जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हो कैप्टन अमेरिका से लेकर आपके क्या है आपके आयरन मैन तक, सब बैटमैन सुपरमैन है ना, जितने भी मैन है सब आप ये कह सकते हो हॉलीवुड ने जो है दिए हैं, और पूरी दुनिया में जो है उनकी जो भी मूवीज होती हैं वो फैली हुई है। तो कल्चरल ह्यूमनाइजेशन में आपकी जो थॉट्स है, आपका जो खाना पीना है, आपका रहन सहन है, आपका जो खान पीन है, मैं कह दूं फूड है, आपका क्लोथ्स है, आपकी आइडियाज है, वो सब आपके जो है किसी के तरह हो जाते हैं, ठीक है। और उसके तरह जब वो हो जाते हैं तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट दोनों होते हैं। तो एडवोकेट क्या बोलते हैं कि इसकी वजह से आपका क्या है, आपका कल्चरल ह्यूमनाइजेशन से क्या है, आपकी चॉइसेस बड़ी है, आपका जो है एक तरीके से कि क्या क्या कहते हैं कि ये एक अच्छी बात है, आप ऐसा समझ सकते हो कि एक अच्छी बात है क्योंकि एडवोकेट तो हमेशा साथ रहेंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन क्रिटिक्स भी इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, सेम ही इन्होंने लिख दिया है, आर्ग्यू दैट इट विल रिजल्ट इन कल्चरल ह्यूमनाइजेशन, और ये भी क्या बोलता है, इट विल रिजल्ट इन कल्चरल ह्यूमनाइजेशन। तो सी और डी के दोनों स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पर क्या लिख दिया एडवोकेट और यहाँ पर क्या लिख दिया क्रिटिक्स। तो क्रिटिक भैया हमेशा नेगेटिव में बात करेगा, उसके अगेंस्ट में बात करेगा, और ये तो उसके फेवर में बात हो गई, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये यहाँ पर आप ये कह सकते हो हमारे 10th क्वेश्चन थे। आपको कितने अच्छे लगे, क्या क्या आपको ये क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी आई है, कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और आपने 10 में से कितना स्कोर करा उसको जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी। बेल आइकन को जरूर दबाएं, और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।